उसके टेन्योर से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, उसके टाइम पीरियड को देख के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे कि मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये कजन था, जब ये राजगद्दी पर बैठा, जब ये सुल्तान बना दिल्ली का, तो उस समय जो तुगलक वंश था वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से गलतियां हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ठीक है। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उसको, कि जैसे जो दिल्ली सल्तनत है उसको ब्रेक डाउन होने से बचाना। अब उसने क्या किया कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की नोबिलिटी थी, जो के जो नोबल्स लोग होते थे, जिसको हम उनको, और जो आर्मी है, ठीक है, मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे आर्मी के हों चाहे सिविल ऑफिसर्स हों, उनको जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में करना और उनको अपने वो उसमें लाना, वो थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। और साथ में मैंने कल बताया था कि इसने जो है वो इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया। वैसे देखिए ये जो इक्ता सिस्टम है इल्तुतमिश ने शुरू किया, ठीक है, हालांकि इसको बलबन ने, ठीक है, खत्म किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नहीं अपनाया, बट बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है वो कर दिया था हेरिडिटरी। इक्ता सिस्टम शुरुआत तो इसकी इल्तुतमिश के टाइम पे होती थी, बट बाद में इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिली। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे या फिर बलबन के टाइम पे उन्होंने उसको ये नहीं माना, बट फिरोज शाह तुगलक जो है इसने इसको हेरिडिटरी बना दिया था, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आता है कि वह हेरिडिटरी इसने बनाया, ठीक है। तो वो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, मतलब वंशवाद चल पड़ा इसमें। और इसने जो है आर्मी में भी जो पावर्स हैं, आर्मी की भी पावर्स हैं, वो भी उसने कहीं ना कहीं हेरिडिटरी कर। हेरिडिटरी पावर्स का मतलब है जैसे कोई आर्मी का आदमी है तो उसके आगे उसी के ही मतलब जो खानदान को मिलेगी, तो कोई आर्मी है तो ऐसे नहीं है कि भाई मतलब उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो हेरिडिटरी करने लग गया, ठीक है। इसने आर्मी को भी हेरिडिटरी किया, और प्रिंसिपल उसका मतलब जो उसका सिद्धांत था वो आर्मी के लिए भी और इक्ता सिस्टम के लिए भी हेरिडिटरी था। तो हेरिडिटरी वर्ड कभी भी आए कि किसने ये चीजें की थी, वो था फिरोज शाह तुगलक। और जो सोल्जर्स थे, जो उनको जो है वो कैश में पैसे देता था, जैसे आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी, वैसे ही इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैश में जो है वो पेमेंट्स करना शुरू कर दिया। और जो एक टर्म आती है वजीहा, ठीक है, ये अगर पूछा जाए तो क्या है ये, देखिए वजीहा जो है ये लैंड रिवेन्यू, ठीक है। वजीहा जो है इसके टाइम पे इसने ये टर्म यूज की, लैंड रिवेन्यू। लैंड का मतलब भूमि और रिवेन्यू का मतलब राजस्व। तो ये जो भूमि से राजस्व जो निकलता था, ठीक है, उसको वजीहा टर्म दी, ठीक है। और वो गांव की, ठीक है, विलेजेस, जो भी गांव वगैरह होते थे आसपास के, उनसे जो रिवेन्यू निकलता है लैंड का, धरती मतलब जो क्रॉप्स एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू निकलता है उसको इसने नाम दिया था वजीहा, ठीक है। और इसी लैंड रेवेन्यू से वो सैलरी जो आर्मी की, ठीक है, होती थी, उनको कैश में पेमेंट जो है वो एक हाथ लेता था और दूसरे हाथ उनको पेमेंट करता था। तो ये जो है लैंड रेवेन्यू, इसको कहा गया है वजीहा, ठीक है। सो वजीहा क्या है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ये पता होना चाहिए। ये गांव से आया हुआ लैंड रेवेन्यू था, जिससे वो अपने आर्मी को सैलरी कैश में पेमेंट करता था। इसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता था, मैंने कल भी बताया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर
कैनाल्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं थी, नहरें नहीं थी, सिंचाई के प्रबंध नहीं था। इसने बहुत सारी अपनी जो है अटेंशन जो है वो इरिगेशन के ऊपर दी, ताकि जो फसलें हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि इसको पता है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो इसी से आएगा, इसी से मेरा संसिस्टम चलेगा। तो इरिगेशन के ऊपर इसने फोकस किया। इसने बहुत सी कैनाल्स को रिपेयर करवाया जो बनी हुई थी, ठीक है, जैसे गयासुद्दीन जो है तुगलक, उसने भी बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने हालांकि कुछ काम करना चाहा था, जो भी बनी हुई थी पहले से उनको तो अच्छे से रिपेयर करवाया, ठीक है। तो रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनाल्स, मतलब इसने नहरों की मरम्मत करवाई जो ठीक नहीं, ठीक है, और इसने जो है और ज्यादा कैनाल बनवाई, ठीक है, जैसे सतलुज नदी के ऊपर, नदी के ऊपर, घग्गर नदी के ऊपर, ठीक है, यमुना के ऊपर। तो ये जो रिवर्स हैं इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं इन्होंने कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, ठीक है, नहरें बनवाई, ताकि देखो जो पुरानी थी उनको रिपेयर करवाया और कुछ नई भी बनाई, ताकि जो है कल को इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो दी जा सके, ठीक है। और ये भी याद रखना, सतलुज घग्गर और एक और यमुना, ठीक है। अब इसमें से जो हरियाणा का आपका हिसार एरिया है, रोहतक एरिया है, ठीक है, हिसार रोहतक वो काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे उन्होंने ये फोकस किया कि यहाँ पे तो पानी की अगर डिमांड है तो उसको नहरों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसने जब ये सारी चीजें की तो इसने टैक्स भी लगाया, ठीक है, इसने टैक्स का नाम दिया हक ए शरफ, हक ए शरफ, या फिर इसको एक और टर्म से भी जाना जाता है हक ए शरफ या हासिल ए शरफ, हासिल ए। ये क्या है? वाटर टैक्स, पानी के ऊपर टैक्स, ठीक। देखिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया था, ठीक है। अब टैक्स भी तो सच्चा है ये लगाने के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारी मरम्मत करवाई, काम नई नहरें बनवाई, तो पैसा तो लगा है। पैसा किससे निकलेगा? टैक्स के थ्रू, जनता से निकलेगा। तो इसने जो है ये हक ए सरब या फिर हासिल ए सरब जो है नाम दिया वाटर टैक्स को, कि वाटर टैक्स लगाने वाला पहला सुल्तान बन गया। बाकी देखिए इसने स्लेवरी की प्रैक्टिस को इनकरेज किया था, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकरेज्ड प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, गुलाम प्रथा, दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा को इसने काफी एम्फसाइज किया। और अब इसमें कुछ अच्छे काम भी किए इसने, जैसे कि देखिए जो यंग लड़के होते थे, ठीक है, जिसमें से स्लेव जो स्लेव्स थे उनके, उसमें से वो यंग लड़कों को, है ना, वो आर्मी के लिए तैयार करता था, ठीक। तो इसने जो है वो एक अच्छी चीज ये ढूंढी कि अगर ये हमारे पास है तो इनको कुछ काम करवाते हैं। तो यंग बॉयज, जो यंग लड़के थे, उनको ट्रेन किया और आर्मी के लिए तैयार किया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ। इसी के लिए उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, दैट इज दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। ये ध्यान रखना है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये एस्टेब्लिश किया गया था या क्रिएट किया गया था बाय फिरोज शाह तुगलक, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ठीक है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, गुलामों का, दासों का विभाग,
क्योंकि लिखा भी है बंदगान, बंदगान मतलब जो बंदी होते हैं एक तरह से, ठीक है, हमारे बॉन्डेज होती है, दीवाने बंदगान। तो ये किया, और इसमें से एक अच्छी बात इसने ये की कि यंग बॉयज जो थे, लड़के जो थे, उनको ट्रेन करना शुरू किया और इनको मिलिट्री के लिए, लड़ाई पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है। और इसने कुछ नए काम भी किए, जैसे हिसार है, जौनपुर है, ठीक है। जौनपुर, देखिए जौनपुर जगह जो है वो क्यों बनाई, क्योंकि उसका जो कजन था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका असली नाम जौन खान था, तो उसकी याद में, उसकी मेमोरी में जो है वो जौनपुर एक शहर की स्थापना की। फिरोजाबाद अपने नाम से बनाया, हिसार, फतेहाबाद, ये जो नाम है, ये जो शहर है, ये इन्होंने ही इस्टेब्लिश किए थे, बिल्ड किए थे, ठीक है। कौन कौन सी जगह है जो इन्होंने की थी, न्यू टाउन्स एस्टेब्लिश किए, लाइक फतेहाबाद। देखिए जो फतेहाबाद है, ये आज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, हरियाणा में, ठीक है। हिसार को जानते होंगे आप, ठीक है। फिर जौनपुर, जौनपुर आपको अभी बताया कि जॉन खान के नाम से उसकी मेमोरी में बनवाया था। एंड फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को अपने नाम से है इसका, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार एंड फतेहाबाद। इस तरह के कुछ नए शहर जो है उसने एस्टेब्लिश किए। और इसके अलावा कुतुब मीनार का नाम भी आता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो कुतुब मीनार है उसने उसको भी रिपेयर करवाया था। अब ये कहा जाता है कि जो ऊपर की बिल्डिंग्स थी वो जो है वो लाइटनिंग की वजह से, थंडर की वजह से वो डैमेज हो गई थी, दरारें पड़ गई थी उसमें, तो उसको जो है वो इसने रिपेयर करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसको रिपेयर किसने कराया। ऐसे तो मैंने आपको बताया पहले भी कि इसकी हिस्ट्री कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। जो फर्स्ट बिल्डिंग थी उसने बनाई, और फिर वो कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले वो मर गए। उसके दामाद इल्तुतमिश ने नेक्स्ट 2 बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है, 3 हो गई। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया, उसको जो है वो और बिल्डिंग बनवाई, ठीक है। बट लास्ट में जो हमारे फिरोजशाह तुगलक हैं, वो जब वो डैमेज हुई तो उसको रिपेयर भी करवाया। फिर एक और बंदा आएगा आगे, लोधी वंश का सिकंदर लोधी, ठीक है, अंत में वो भी उसको रिपेयर करवाया, ठीक है। तो अभी जो है वो सिकंदर लोधी लास्ट वाला जो बंदा है रिपेयर करवाने वाला, वो सिकंदर लोधी होगा, ठीक है। तो अभी फिरोजशाह तुगलक ने भी इसको रिपेयर करवाया था। ये है हमारी, इसका नाम है कुतुब मीनार, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना कि किस किसने किया। इसके अलावा एक इसने डिपार्टमेंट किया था शुरू, दीवाने खैरात, ठीक है। देखिए ये जो नाम है ना, दीवाने खैरात, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने फूल, है ना, ये बहुत सारे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कौन किसने शुरू किया, क्या किसमें है, याद नहीं रहता। अभी मैंने बताया था दीवाने बंदगान, और ये एक और डिपार्टमेंट है, न्यू डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात। खैरात क्या होती है, सुना तो जरूर होगा ये वर्ड। खैरात क्या होता है? देखिए इसमें जो है, जो गरीब लड़कियां होती थी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, दीवाने बंदगान में स्लेव्स को, यंग बॉयज को ट्रेनिंग देते थे, वैसे ही इसमें यंग गर्ल्स जो है, पुअर, गरीब, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल खराब थी, ठीक है, उनको क्या करते थे ये, उनको जो है वो प्रोविजन, उन्होंने एक ऐसा प्रावधान बनाया कि उनकी जो है वो शादी करवाई जा सके, ठीक है। सो ही मेड प्रोविजंस, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया दीवाने खैरात, मतलब खैरात में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में उनकी जो है वो शादियां करवाने के लिए, उनका खर्चा वगैरह, उनके लिए वर्क, ये सारा काम जो है वो दीवाने खैरात डिपार्टमेंट का है। तो इसमें पुअर गर्ल्स मैरिज के लिए ये
डिपार्टमेंट पर लगाया जाता है, मैरिज और उनके आगे की जो जिंदगी है उसके लिए। सो देयर वाज अ प्रोविजन, ठीक है, फॉर मैरिज, ठीक है, फॉर पुअर गर्ल्स। उसके समय पे ये एक अच्छी बात भी है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ठीक है। बेशक दीवाने बंदगान जो है उसने एक डिपार्टमेंट, वो एक अच्छी बात नहीं है स्लेवरी को प्रैक्टिस करना, बट उसमें भी उसने एक पॉजिटिव वे में आउट निकाला, आउटकम उसकी यंग लड़कों को आर्मी में उसने कन्वर्ट कर दिया। ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं रोशा तुगलक के टेन्योर को रिवाइव करते हैं, ठीक है। दीवाने खैरात भी एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कॉइन्स, ठीक है। दो तरह के कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज चीतल। अब देखिए ये जो है ना अद्धा, इसका नाम है अद्धा। अद्धा मतलब हाफ, 50%। तो ये 50% जीतल, जीतल ये आता है कॉपर, ठीक है, कॉपर के थे ये। और भीख ये था 25% जीतल, मतलब इसमें इतनी परसेंटेज कॉपर की थी, ठीक है। बाकी देखो ब्रॉन्ज का मैंने कल बताया था आपको, मोहम्मद मुस्तफा जो सिल्वर की जगह उसने ब्रॉन्ज के टोकन करेंसी जो है वो इशू की थी, जारी की थी। उसमें क्या था, सेम वैल्यू थी। अब देखिए सिल्वर की प्रॉब्लम क्या थी कि सिल्वर महंगा भी था और सिल्वर जो था वो इजीली अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। ब्रॉन्ज की जो है वो अवेलेबिलिटी जो उपलब्ध था इजी थी, आसान थी, इसलिए उसने वो चीज कंसेप्ट उठाया था। हालांकि वो उल्टा पड़ गया, वो अलग बात है, बट यहाँ पे भी जो जीतल है वो उसने मिक्स किया, ठीक है। मतलब कॉपर की परसेंटेज को घटा बढ़ा के, जैसे आधा में 50% जीतल है और इसमें 25% जीतल है। ये अद्धा भिख क्या है, ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि क्या है अद्धा और भिख। तो ये कॉइन्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसमें ये जीतल की परसेंटेज दी हुई है 50 और 25%। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट, अब जजिया आपने सुना होगा, ठीक है। देखिए ये जो जजिया है ये भारत में कौन लेके आया था इस कंसेप्ट को। जजिया एक टैक्स, एक सेपरेट टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे ही लगता था। देखिए ये एक धार्मिक कर है, ठीक है, रिलीजियस टैक्स है ये, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। ये मुस्लिम लगाते थे नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है, जो चाहे आपके हिंदू हो, क्रिश्चियन को, दूसरे के हो, उनके ऊपर लगता था ये। मगर ये ब्राह्मणों पे अभी तक नहीं लगाया, मगर ये जो है एक सेपरेट टैक्स जजिया जो है वो ब्राह्मणों पे भी इसने पहली बार लगा दिया। मतलब अगर हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो क्या हुआ, टैक्स तो सबके ऊपर लगेगा। ब्राह्मणों के ऊपर क्यों नहीं लगता था, क्योंकि देखिए ब्राह्मण जो है वो धर्म के प्रचारक माने जाते हैं, धर्म के वो सुपीरियर मानते थे अपने आप को, इसलिए जो है उनको वो उस कैडर में नहीं आते थे। मगर इसने बोला नॉन मुस्लिम चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, टैक्स तो सबके ऊपर लगेगा। सो जजिया वाज ए सेपरेट टैक्स, ठीक है, और उसने उसको नॉन मुस्लिम्स को सभी को इंक्लूड कर लिया, दैट इज ब्राह्मणों पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाने वाले कौन थे, तो ब्राह्मणों पे भी टैक्स लगाने वाले, जजिया लगाने वाले। तो ये दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जजिया जो है ये एक रिलीजियस टैक्स है। किसने लगाया था सबसे पहली बार, इसका कंसेप्ट है ये। देखिए जजिया का कंसेप्ट आगे भी चलेगा, अभी तक चलता रहेगा, बट जब आप मुगल्स पढ़ेंगे तो अकबर ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है।
अकबर ने इसको खत्म कर दिया जजिया को, फिर बाद में औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत फिर से जो है वो, क्योंकि वो था अकबर जो था वो तो धर्म को टॉलरेट करता था, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, तो उसने इसको खत्म कर दिया था। उसने बोला कि ये चीज जो ठीक नहीं है, मगर औरंगजेब ने उसको फिर से कठोरता के साथ लागू कर दिया था। मगर जो लेटर मूवमेंट्स हैं उनसे फिर ये जो है वो हैंडल नहीं किया जाएगा। बट जजिया शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने शुरुआत की थी। वैसे ये कंसेप्ट अरब का है। ठीक है, मुस्लिमों ने राज करने के लिए इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, मकसद क्या था इनका? एक्चुअल में ये धार्मिक कर क्यों बनाया? क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे तो मुस्लिम तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे उनके ऊपर राज करना है, तो वहां पे अगर रूल करना है तो टैक्स बनाने के लिए हमें प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को भी फैला सकें और हम रूल भी कर पाएंगे। तो ये इनका मेन कारण था। जजिया एक्चुअल में ये अरब की ही, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, इस्लाम जो है उसकी शुरुआत हुई, वहां का कंसेप्ट है। और इसमें दो हित हैं इनके। एक तो अपने लोगों को तंग नहीं करेंगे, मतलब इस्लाम में तो कन्वर्ट हो जाएगा उसे जजिया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक तो धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, बाकी रूल में इजली भी हो रहा है। ठीक है, रूल भी हम इस अच्छे से कर पाएंगे। तो जजिया जो था इसको इन्होंने हथियार बना। ठीक है, सो जजिया इज ए टैक्स बाय, जो कि इम्पोज किया जाता था, थोपा जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। इसके अलावा इनके टाइम पे एक हिस्टोरियन है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, बर्नी के नाम से जानते हैं ज्यादा, बर्नी। ठीक है, ये हिस्टोरियन है, इतिहासकार, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो बर्नी ने किताब लिखी है तारीखे फिरोज शाही इनके ऊपर, तारीखे फिरोज शाही। ये आपने कांगड़ा में भी शायद सुनी हो का नाम। ठीक है, बताया था मैंने, तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, इनका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी है, बट बर्नी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिस्टोरियन है, इन्होंने बुक लिखी थी तारीखे फिरोज शाही। और इसके अलावा एक किताब लिखी है फतवाए जहांगीरी। ठीक है, और इनकी जो है किताब है फतवा जहांगीर, फतवाए जहांगीर। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी। इससे हमें मिलता है कि ये जो है वो हिस्टोरियन, इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये इन बुक्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक सोर्सेज है हिस्ट्री का, ये बुक्स बर्नी की किताबें। और इसमें ये भी लिखा है, जैसे तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि जो फिरोज शाह तुगलक थे ये एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत के रिवाइवर थे। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि बर्नी के अकॉर्डिंग ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत को रिवाइव करने में बहुत बड़ा इनकी हाथ था, कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान था। तो चलो ये तो पता ही है कि उनकी तारीफ ही करेंगे, उनके हिस्टोरियन थे तो तारीफ तो होगी। बट आपने भी देखा कि कुछ चीजें इसकी अच्छी थी। ठीक है, कुछ जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। अब देखिए इसमें टैक्सेशन सिस्टम भी इसने थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक का जो कुछ नया सिस्टम भी था, ठीक है, टैक्सेस का, टैक्सेशन का, तो वो उसने अकॉर्डिंग टू कुरान समझा, क्योंकि कुरान में ये चीजें लिखी थी। ठीक है, तो उसने बोला कि हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेशन जो है, टैक्स सिस्टम को लागू करेंगे। अब टैक्स सिस्टम क्या है इसके समय का, ये कुछ नाम है खराज, जकात, जजिया तो मैंने अभी बता दिया, बताई, और खम्स। देखिए खराज, जकात, खम, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि है क्या ये। ठीक है, तो ये एक टैक्स सिस्टम है
टैक्स है। खराज जो है ये एक लैंड टैक्स है, भूमि कर है, ठीक है। और इसको 1/10 मतलब ये 10वां हिस्सा है, ठीक है। 1/10 है ये, जो भी कल्टीवेशन हो, जो भी लैंड में जो भी पैदा होगा, मतलब जो भी कृषि में उत्पादन होगा, उसका 10वां हिस्सा जो है वो लैंड टैक्स है, ये खराज। तो आप मोटे तौर पे याद रखिए कि लैंड टैक्स है 10वां हिस्सा, ठीक है, खराज। दूसरा है ज़कात। ज़कात जो है ये 2.5% टैक्स था ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ज़कात इज अ प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि 2.5%, ठीक है। और जो खम है ये क्या है, देखिए खम जो होता था ये वॉर्स के टाइम, जैसे वॉर ऑफ प्रिजनर्स होते हैं, जैसे हमने किसी को हराया तो उनको बंदी बना, जब उनको जो है वो हरजाना बनना पड़ता है, समझ रहे होंगे आप कि जब हार के बाद जो है वो कहीं ना कहीं फाइन समझ लो, हरजाना समझ लो, वो बात है। तो वॉर्स के टाइम पे ये कुछ एक पैसा होता था, जैसे कोई भी उन्होंने डिसाइड करना होता था, जनरली ये जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/6, ठीक है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान जो उन्होंने जीता उसका 6वां हिस्सा जो है उनको देना पड़ता। तो ये वॉर्स के टाइम पे यूज होता था टैक्स सिस्टम। इम्पोर्टेंट है खराज, ज़कात, खम्स, ये है क्या और कितना कितना जो था। जैसे ज़कात है वो कौन सा टैक्स है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है, कि प्रॉपर्टी टैक्स है, ये लैंड टैक्स है, ये इतना प्रतिशत है, ये इतना है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जजिया तो मैंने बता ही दिया आपको, नॉन मुस्लिम जो कि इसमें ब्राह्मणों को भी कंपलसरी कर दिया, ठीक है। तो वो तो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार डायरेक्ट ही पूछते हैं कि है क्या ये चीज, ठीक है। तो लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वॉर्स की टाइम पे दिए जाने वाले टैक्स, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखिए 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। अभी तक तो ये फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है वो खत्म नहीं हुआ वंश, ठीक है, क्योंकि 1414 तक ये चलेगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह एक आएगा बंदा, ठीक है, वो सक्सीड करेगा। उसके बाद अबू बकर शाह आएगा 1389 में। तो छोटे छोटे शासन करने वाले आएंगे आगे, बट वो इसको जो है वो चला नहीं पाएंगे आगे, ठीक है, सिस्टम को। उनके बारे में पढ़ने की ज्यादा है नहीं इम्पोर्टेंस, बट इसमें एक बंदा आता है जो कि कमजोर शासकों को हराने में और उसको तबाह करने के काम करता है, और वो था तैमूर। ये सबने सुना होगा, कांगड़ा की हिस्ट्री में भी सुना होगा तैमूर का अटैक। कब हुआ था ये? 1398 में। 1398 में, बिल्कुल। 1398 1398 में इसने भारत के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। देखिए एक्चुअल में तैमूर कौन था, ठीक है, इसका पूरा नाम तैमूर इलंग था, ठीक है, तैमूर इलंग बोलते हैं इसको। और तैमूर जो था ये था हेड ऑफ द चगताई टर्क, मतलब ये टर्किस्तान का ही था, टर्की का ही था, चगताई ट्राइब का हेड था ये। तो तैमूर जो था इसने एक्चुअल में ये जो चगताई टर्क है ये एक मंगोलियन शासक था। मंगोलियन मतलब जो हमारी कंट्री है मंगोलिया, ठीक है, वहाँ का ही था। तो इसको हम बोलेंगे चगताई टर्क जो था ये हेड था इसका, बट था कौन ये मंगोल,
मंगोलियन था। क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि कौन था, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए, सेंट्रल एशिया में मंगोलियन रूलर था जिसने भारत पर आक्रमण किया था इन 1398, ठीक है, 1318। और उस टाइम पे तुगलक वंश के शासक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुगलकी वंश चला हुआ था। तो ये थे नसीरुद्दीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो देखिए तुगलक वंश के उस समय पे शासक कौन थे, सुल्तान कौन थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इनके समय पे तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398। इसने यहाँ के लोगों को लूटा, ठीक है। और ये कहा गया कि जो इंडिया है उसकी जो कंडीशन है वो एक दयनीय कंडीशन होगी, मिजरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत बुरी तरह से खत्म कर दिया था सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये जो है ये बहुत फेमस रूलर नहीं थे, ठीक है। इनको ऐसे ही इन्होंने जो है वो साइड में कर दिया, ठीक है। एंड ये भी कहा गया है कि एक सिंगल इन्वेजन में ही उन्हें, मतलब दिल्ली का एरिया, लाहौर, इवन आपको हिमाचल के ऊपर भी इसने काफी, तो बहुत ज्यादा जो है इसने ये तबाही मचाई थी। और तैमूर ने एक अपना आदमी है जो नॉमिनेट कर दिया था पंजाब को रूल के लिए, ठीक है। तैमूर ने ही क्या किया, एक आदमी जो है उसको नॉमिनेट किया, ठीक है। देखिए होता है क्या ना, जब कोई एरिया जीत जाते हैं तो अब अपने आप तो रूल नहीं करते हैं, वो तो चले जाते हैं वापस, बट उसने अपने वहां पे बंदा जो है वो नॉमिनेट कर दिया था। और वो जो उसका आदमी था वो था खिजर खान। ये तैमूर ने ही अपना एक आदमी जिसका नाम था खिजर खान ये नॉमिनेट किया गया था इसके द्वारा। अब ये कहाँ के लिए रूल करने के लिए किया गया था, तो इसको बोला कि तू यहाँ पे रूल कर, ठीक है, मेरे नाम पे। और वो था पंजाब एरिया। पंजाब का आपको पता ही है, इसमें इंक्लूडिंग हिमाचल, नॉर्थ वाला जो प्लेन एरिया वो भी आता है, ठीक है। तो पंजाब में रूल करने के लिए खिजर खान को नॉमिनेट कर दिया तैमूर ने, और खुद जो है वो अपने आप सेंट्रल एशिया वापिस हो गया था, ठीक है। तो वापिस चला गया था, अगर इसने आदमी खिजर खान यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। और कहा जाता है कि वो जब वापिस गया था तो वो चाइना के साथ युद्ध करने लगा था, और चाइना के साथ युद्ध मर गया था 1404। वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये कहाँ मरा था, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि जब इसने अटैक किया तैमूर ने, तो उस समय यहाँ का दिल्ली का सल्तनत का शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और खिजर खान कौन है, इसका एक आदमी है, ट्रस्टेड बंदा है, जिसको इसने नॉमिनेट कर दिया था इसको, ठीक है, ताकि वो पंजाब के ऊपर रूल करे। तो अब जो नई वंश दिल्ली सल्तनत को बढ़ाएगा वो यही बंदा होगा, और इसने नया वंश का नाम रखा था द सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। ये आएगी 1414 से 1451। देखिए हालांकि इसमें टाइम है, ठीक है। खिजर खान तो वैसे ही नॉमिनेट हो गया था बहुत पहले, बट इसके बीच में ये एकदम से रूल नहीं कर पाया था, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी की शुरुआत है वो 1414 में होती है, ठीक है। खिजर खान जो कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं, वो माना जाता है कि ये जो है डिसेंडेंट जो थे ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के थे, मतलब इसका जो है वो ये नहीं माना गया कि खिजर खान था कौन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको ये कहाँ का आदमी था, ये इतिहास में क्लियरली मेंशन नहीं, ठीक है। मतलब डाउटफुल ही है कि टर्क था, कि अफगान था, कि एशिया से था, सेंट्रल एशिया का था, ये ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही माना जाता है, ठीक है। तो
ये जो खिजर खां है इसको नॉमिनेट किसने किया, और क्वेश्चन कई बार तो ऐसे भी आता है कि किसके आक्रमण के बाद, ठीक है, या तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश खत्म हो गया, ठीक है। तो तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश खत्म हुआ, तुगलक वंश। और किसकी शुरुआत हुई, सैयद वंश, ठीक है। अब सैयद वंश को आप ना भी पढ़े तब भी चल पड़ता है, क्योंकि देखिए इसका फाउंडर तो आपको पता लग ही गया खिजर खां कैसे बनी। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है, खिजर खां ने एक टाइटल भी लिया था, वो मैं बता देता हूँ। खिजर खां का एक टाइटल था रायते अला, ठीक है। रायते अला का मतलब है कि एक मैं मतलब किंग नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट ए किंग, ठीक है। तो इसने जो है वो एक टाइटल लिया था रायता अला, रायते अला। इसका मतलब है कि ये जो टाइटल है इसका मतलब है कि नॉट अ किंग, ठीक है, मतलब मैं राजा नहीं, ठीक है। और इसके टाइम पे खुतबा जारी हुआ था। अरे खुतबा क्या होता है, ये भी एक टर्म है, खुतबा। ये खुतबा जो है एक शाही ऑर्डर होता है, रॉयल ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ये इशू किया जाता है राजा के द्वारा, ठीक है। तो ये जो खुतबा वगैरह है ना, ये इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को जो है वो किंग मान भी नहीं रहे थे, ठीक है। ये बोलते थे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का ही एक मैं डिसेंडेंट हूँ, आई एम नॉट ए किंग, ठीक है। तो इसने जो है वो खुतबा को स्ट्रक आउट कर दिया, ठीक है। और ये जो है नाम उसने तैमूर का ही दे दिया, ठीक है, कि भाई मतलब तैमूर की वजह से मैं बना हूँ और तैमूर का ही इसमें रोल है, मैं तो कोई राजा नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी इसने ये चीजें यूज की थी, खुतबा को खत्म किया और तैमूर को ही सब कुछ माना, और साथ में रायते अला इसने कहा, अपने आप को टाइटल दिया। अब देखिए खिजर खां जो है इसके आगे के जो सक्सेसर है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। बट लिखने हैं तो लिख सकते हैं इनके बारे में कि कौन है ये, इसके ही आगे सक्सेसर मुबारक शाह, 1421 और 1434, मतलब इसके बीच इनका टेन्योर था, ठीक है। मुबारक शाह जो है ये इनकैपेबल रूलर, ठीक है। तो इनकैपेबल मतलब जब भी ये बोला जाता है ना, इनको नहीं पढ़ा जाता है, तो उसका एक मकसद है कि इन्हें टाइम पे कुछ हुआ नहीं है, ये कोई ज्यादा सक्सेसफुल ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए, ठीक है। और इनको मार दिया गया था इन्हीं के ही नॉबल्स के द्वारा, मुबारक शाह, एक मोहम्मद शाह आएगा वो भी, तो मतलब कोई खास नहीं है, सैयद वंश क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। तो ये तो बस इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन याद रखना और खिजर खां के बारे में। ये था चौथा वंश। अब आता है लास्ट, और इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, द लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, द लोधी डायनेस्टी। देखिए ये मैंने बताया था, कौन सी ट्राइब है ये लोधी, अफगान, हाँ जी, अफगान, अफगान, हाँ, अफगानी ट्राइब है, बिल्कुल। तो 1451 से 1526 ये है टेन्योर इनका, लोधी डायनेस्टी। और ये माना गया है कि ये पहली अफगान डायनेस्टी थी जिसने भारत पर रूल किया, अफगानों का आगमन हो गया, द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। लोधी डायनेस्टी को हम क्या बोलते हैं, ये माना गया है कि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। एंड ये माना गया है कि ये भारत में कैसे आए, कैसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गए। तो
ये कहा गया कि ये सरहिंद के ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। जब सैयद जो है वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो ये सरहद पर वे रूल कर रहे थे, मतलब बॉर्डर पर ही थे, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है वहीं पे रूल कर रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर। तो इन्होंने ये रास्ता देखा कि भाई ये तो कुछ खास है नहीं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये तो बिल्कुल ही ऐसे ही है, इनके तो अपने बंदे मार रहे हैं इनको। तो इन्होंने इसी चीज का फायदा जो है वो लिया था, ठीक है। तो ये अफगानी थे, अफगानी ट्राइब थी जो कि इंडिया में आने वाली पहली बनी, क्योंकि सरहिंद के ऊपर तो थे ही, क्योंकि आपको पता है अफगानी जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर वहीं पे ही सेटल थे। मगर इन्होंने जो है वो सैयद वंश के वीक शासन को देखा, कमजोर शासनों को देखा और यहाँ पे एंटर करने में सफल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो फाउंडर है इनका वो था बहलोल लोधी। ये बंदा था जिसने लोधी वंश की स्थापना कर दी 1451 से लेकर 1499 तक इसका टेन्योर रहा बहलोल लोधी। एक तो फाउंडर हो गया ये, और दूसरी बात है कि वैसे तो इसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट ये है कि ये जो बंदा है इसकी खासियत थी कि कभी भी राजा की गद्दी पे नहीं बैठा। He never sat on the throne, मतलब ये राजगद्दी पे जो होता है ना, एक होता है सिंहासन, उसके ऊपर नहीं बैठा, ठीक है। तो कहाँ बैठता था ये? तो ये कारपेट बिछा के बैठता, ठीक है। इसके साथ along with आमीन्स, ठीक है, जो उसके नॉबल्स थे उनके साथ कारपेट बिछा के बैठता, ठीक है। बट बोलने का मतलब ये है कि ये कोई डिफरेंस नहीं समझता। इनका मानने का मतलब ये है कि आमीन्स की वजह से ये सिस्टम चलता है, तो मैं उनके बराबरी में बैठूंगा, वो मेरे, मैं उनसे ऊपर नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो इसने राजगद्दी को नहीं संभाला कभी भी, ये कारपेट बिछा के बैठता था आमीन्स के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, बहलोल लोधी का। कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो कभी राजगद्दी पर, सिंहासन पर नहीं बैठा, और ठीक है। बाकी देखिए इसके कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, एक आध क्वेश्चन आता है फाउंडर का और एक ये, तो ये आपने जो मेन शासक है यहाँ का वो है सिकंदर लोधी, ये तो सुना होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि सिकंदर लोधी जो था ये सभी लोधी शासकों में फेमस, पावरफुल और योग्य था, ठीक है, नोबलिस्ट। और इसका असली नाम भी आता है कि ठीक है, सिकंदर लोधी को ये टाइटल बना था इसका, बट हिज रियल नेम वाज निजाम खान। इसका असली नाम था निजाम खान, ठीक है। और ये बहलोल लोधी का ही बेटा था बड़ा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत पराक्रमी था, बोलने का मतलब इसने जो है वो एकदम से अपने एरिया को, जो सल्तनत है उसको बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। और इसने बिहार, बंगाल, ये एरिया जो है इसने 1504 में जीत लिए थे, ठीक है। अब इसका जो टेन्योर है वो पता होना चाहिए हमें, 1489 से 1570, ठीक है, 1499 से 1517। इसने 1504 में क्या किया, बिहार, बंगाल, ये वाला एरिया जो है बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला जो एरिया है, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, ये जो है वो इसने जीत। और एक शहर भी बनाया था, एक सिटी भी बनाई थी, दैट इज आगरा सिटी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, आगरा सिटी को बनाने वाला कौन था? सिकंदर लोधी,
ठीक है। तो इसने एक नया शहर आगरा जो है वो उसने एस्टैब्लिश किया था और इसने अपनी कैपिटल भी आगरा बना दी थी। दिल्ली से इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड कैपिटल टू आगरा। ठीक है, चलिए बाकी देखिए इसके बारे में और भी चीजें उनको हम कल करते हैं। ठीक है, सिकंदर